हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग चैनल में। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके साथ इस नए वीडियो के लेकर। तो आज हम फिर से सीटेट 2026 के लिए ईवीएस का एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं। तो आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा पिछले वीडियो को। और आज भी हम इजी कॉन्सेप्ट और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम पढ़ाएंगे। और ये जो ईवीएस का बेस्ट प्रैक्टिस वीडियो हो जाएगा आपके लिए, बेस्ट प्रैक्टिस वीडियो। आज भी हम ईवीएस का 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और 2 दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, इसलिए हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम कुछ कारणवश हम घर पे नहीं थे, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो आज से आपको रेगुलर वीडियो जाता रहेगा और देखते रहिएगा और सवाल अपने सॉल्व करते रहिएगा। और ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवाल का सही आंसर दिया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, दैनिक आहार में धान दाल संयोजन जैसे चावल दाल रोटी राजमा क्यों सुझाया जाता है? क्या कहता है? दैनिक आहार जो हम दैनिक दिनचर्या में जो भोजन खाते हैं, चावल दाल रोटी राजमा, और इसको क्यों बताया जाता है? ऑप्शन ए, केवल कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, सीमित अमीनो अम्लों की पूरक करके पूर्ण प्रोटीन उपलब्ध कराने हेतु। ऑप्शन सी, सब्जियों की आवश्यकता पर समाप्त करने के लिए। ऑप्शन डी, यह केवल खिड़कियाँ के लिए उपयोगी है, खिलाड़ियों के लिए उपयोगी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमित अमीनो अम्ल की पूरकता करके पूर्ण प्रोटीन उपलब्ध कराने के लिए। क्यों? क्योंकि चावल दाल या रोटी राजमा जैसे धान्य दाल संयोजन इसलिए सुझाए जाते हैं क्योंकि अनाज व दाल में अलग अलग अमीनो अम्ल की कमी पूरी हो जाए और मिलकर पूर्ण प्रोटीन बनाए, इसलिए ऐसा सुझाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अनेक गांव में मिट्टी में गोबर मिलाकर फर्श व दीवारों पर साल में 2 बार लेप किया जाता है। इसका मुख्य कार्यात्मक लाभ क्या है? क्या कहता है क्वेश्चन? अब अनेक गांव में मिट्टी में गोबर मिलाकर फर्श व दीवारों पर साल में 2 बार लेप किया जाता है। इसका मुख्य कार्यात्मक लाभ क्या है? ऑप्शन है, सूक्ष्म छिद्रों को भरना, धूल घटना और कीटों को हतोत्साहित करना। ऑप्शन बी, केवल चमकदार सजावटी रूप देना। ऑप्शन सी, बच्चों को घर के भीतर मिट्टी से खेलने में मदद करना। ऑप्शन डी, घर को सीमेंट की तरह अस्थायी जलरोधक बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म छिद्रों को भरना, धूल घटाना, कीटों को हतोत्साहित करना। क्यों? क्योंकि गांव में मिट्टी गोबर का लेप लगाने का मुख्य कार्य सतह के सूक्ष्म छिद्र भरना होता है और धूल को रोकना, सतह को चिकना बनाना और कीटों को दूर रखना होता है। क्योंकि गोबर में उपस्थित जैविक पदार्थ और क्षारीय गुण कभी कभी कीटों व मच्छरों को हतोत्साहित करता है और परत घर की परत की दीवारों व फर्शों की छोटी दरारों भी भर देते हैं। इसलिए रख रखाव सस्ता और स्थानीय संसाधनों से संभव होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईवीएस पाठकों में कहानियाँ कविताएँ और स्थानीय प्रसंग क्यों जोड़े जाते हैं? क्या कहता है क्वेश्चन? ईवीएस पाठों में कहानी कविता और स्थानीय प्रसंग क्यों जोड़े जाते हैं? ऑप्शन ए, विज्ञान गतिविधियों को पूरी तरह बदलने के लिए। ऑप्शन बी, कल्पनाशीलता मूल्य संस्कृति जुड़ाव और अवधारणा समझ सबका संयुक्त विकास करने के लिए। ऑप्शन सी, तथ्यों को जल्दी रटवाने के लिए। ऑप्शन डी, फील्ड विजिट और बढ़ाई सीख से बचने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पनाशीलता मूल्य संस्कृति जुड़ाव और अवधारणा समाज सबका संयुक्त विकास करने के लिए। क्यों? क्योंकि ईवीएस पाठों में कहानियाँ कविता और स्थानीय प्रसंग इसलिए जोड़े जाते हैं क्योंकि बच्चे अवधारणाओं को अपनी जीवन परिस्थितियों से जोड़ सके और कल्पना नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक जुड़ाव विकसित
कर सके। कथाएँ भावनात्मक संदर्भ देती है और जिसे अवधारणाएँ समझ गहरी व दीर्घकालिक होती है। इसलिए गीत व लोक कथाएँ स्थानिक अनुभवों को संजोकर सीख को अर्थपूर्ण बनाती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, EVS शिक्षक जांच स्टेशन मिट्टी, पानी, पत्ती विविधता बनाते हैं, जहां बच्चे परीक्षण, अवलोकन और चर्चा करते हैं। इसका सर्वोत्तम तर्क क्या है? ऑप्शन ए क्रियात्मक कार्य मनोरंजक होते हैं। ऑप्शन बी इससे शिक्षक का व्याख्यान समय बचता है। ऑप्शन सी यह रचनावादी सीख को सशक्त बनाती है पूर्व धारणाओं को जांच व साक्ष्यों से जोड़ना। ऑप्शन डी गृहकार जमा अधिक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह रचनावादी सीख को सशक्त करता है, पूर्व धारणाओं को जांच व साक्ष्यों से जोड़ता है। ऐसा क्योंकि जांच स्टेशन जैसे मिट्टी, पानी, पत्ती विविधता बनाकर बच्चों को परीक्षण, अवलोकन व चर्चा करना इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि रचनावादी सीख को सशक्त करता है और बच्चे स्वयं प्रश्न बनाते हैं, परिपक्वता करते हैं, परीक्षण करते हैं और प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए पूर्व धारणाएँ जांच कर बदलती है या पुष्ट होती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक किसान के पास थ्रेसिंग के बाद गेहूं के दाने और हल्का भूसा का सूखा मिश्रण है। इसे प्रभावी रूप से अलग करने के लिए अगला चरण कौन सी होगा? क्या कहता है? एक किसान ने गेहूं को थ्रेसर से निकाला और गेहूं के दाने और हल्का भूसा का सूखा मिश्रण है। इसमें प्रभावी रूप से अलग करने के लिए क्या करना होगा? ऑप्शन ए हस्त चयन, ऑप्शन बी हवा या ब्लोअर की सहायता से निष्पावन, ऑप्शन सी पानी में तल छटीकरण, ऑप्शन डी चुंबकीय पृथक्करण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हवा या ब्लोअर की सहायता से निष्पादन करना। यह कैसे होता? थ्रेसिंग के बाद गेहूं के दाने और हल्का भूसा को अलग करने के लिए निष्पादन का सबसे उपयुक्त है क्योंकि मिश्रण को ऊंचाई से गिराने पर हवा या ब्लोअर की चाल हल्के भूसे को दूर उड़ाती है और जबकि भारी दाने को नीचे गिराती है, इसलिए यह विधि सबसे उपयुक्त होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। EVS में प्रक्रिया कौशल को सबसे अच्छे से कौन सा आकलन अभ्यास पकड़ता है? क्या कहता है क्वेश्चन? EVS के प्रक्रिया में EVS प्रक्रिया कौशल को सबसे अच्छे से कौन सा आकलन अभ्यास पकड़ता है? ऑप्शन ए केवल अंत सेमेस्टर लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी हर सप्ताह अचानक क्विज, ऑप्शन सी गतिविधि या चर्चा के दौरान अवलोकन, सूचियाँ व कथात्मक अभिलेख, ऑप्शन डी रोज गृहकार्य एकत्र करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि या चर्चा के दौरान अवलोकन, समूह सूचियाँ व कथात्मक अभिलेखन के द्वारा। क्योंकि यह EVS प्रक्रिया में कौशल या अवलोकन, प्रश्न, रिकॉर्डिंग, सहयोग, निष्कर्ष को पकड़ने के लिए गतिविधि या चर्चा के दौरान अवलोकन, सूचियों की कथात्मक अभिलेख सबसे उपयुक्त आकलन और अभ्यास है क्योंकि ये शिक्षकों को वास्तविक समय प्रदर्शन, सहयोग और सोचने की शैली को रिकॉर्ड करने का अवसर देता है और चेकलिस्ट मानदंड आधारित फीडबैक प्रदान करती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। EVS में सार्थक सामूहिक चर्चा संचालित करने के लिए शिक्षक का कौन सा कौशल सबसे आवश्यक है? क्या कहता है क्वेश्चन? EVS में सार्थक सामूहिक चर्चा संचालित करने के लिए शिक्षक का कौन सा कौशल सबसे आवश्यक है? ऑप्शन ए हर प्रश्न का तुरंत सही उत्तर देना, ऑप्शन डी धैर्यपूर्वक सुनना, खुले प्रश्नों से गहनता बढ़ाना और निष्पक्ष सार संक्षेप करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के बीच संवाद को सख्ती से रोकना, ऑप्शन डी केवल तेज उत्तर देने वाले पर आधारित ध्यान देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धैर्यपूर्वक सुनना, खुले प्रश्नों को गहनता बढ़ाना और निष्पक्ष सार संक्षेप
कर बताना है, क्योंकि समृद्ध सामूहिक चर्चा संचालित करने के लिए अध्यापक का सबसे आवश्यक कौशल धैर्यपूर्वक सुनना और खुले प्रश्नों से गहनता बढ़ाना और निष्पक्ष सारांश करना है, क्योंकि धैर्य से सुनने पर सभी छात्रों की भागीदारी बढ़ती है और सुरक्षित महसूस करते हैं, और खुले प्रश्न बहुआयामी सोच और कारण परक तर्क को जन्म देता है। इसलिए निष्पक्ष सार संक्षेप से मुख्य बिंदु क्लियर होते हैं और गलतफहमियां दूर हो जाती है। इसलिए धीमे बोलने वाले छात्र भी शामिल होते हैं और तुरंत उत्तर देना या केवल तेज उत्तरदाताओं पर ध्यान देना चर्चा का एक तरफा बना देता है। इसलिए ध्यान ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। गर्मियों में बाहर रखा उबला दूध सर्दियों की तुलना में जल्दी खट्टा क्यों हो जाता है? क्या कहता है? ठंडी की अपेक्षा गर्मी में दूध क्यों खट्टा हो जाता है या खराब हो जाता है? ऑप्शन ए, धूप सीधे दूध को दही में बदल देता है। ऑप्शन बी, अत्यधिक तापमान व नमी सूक्ष्म जीवों को वृद्धि और लैक्टिक अम्ल निर्माण को तेज करते हैं। और ऑप्शन सी, सर्दियों की हवा बैक्टीरिया नहीं होती है। ऑप्शन डी, सर्दी में मलाई की परत खराब होने से रोकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिक तापमान व नमी सूक्ष्म जीवों को वृद्धि और लैक्टिक अम्ल का निर्माण को तेज करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईवीएस में बस टाइम टेबल और वास्तविक रेल टिकट का उपयोग मुख्यतः विद्यार्थियों को किस क्षमता को विकसित करता है? क्या कहता है क्वेश्चन? ईवीएस में बस टाइम टेबल और वास्तविक रेल टिकट का उपयोग मुख्यतः विद्यार्थियों की किस क्षमता को विकसित करता है? ऑप्शन ए, केवल डिब्बों के नाम रटवाना। ऑप्शन बी, सीख को वास्तविक दस्तावेजों से जोड़ना और डेटा या समय या चिन्ह या मार्ग पढ़ाने का अभ्यास कराना। ऑप्शन सी, गणित की कक्षाओं को पूरी तरह बदलना। ऑप्शन डी, फील्ड विजिट से हमेशा के लिए बचना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीख को वास्तविक दस्तावेज से जोड़ना या डेटा समय चिन्ह मार्ग आदि से पढ़ने का अभ्यास कराना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य से संगत नहीं है? क्या कहता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन प्राथमिक स्तर के ईवीएस पर के उद्देश्य से संगत नहीं है? ऑप्शन ए, वास्तविक जीवन के संदर्भ में से जिज्ञासा या अवलोकन व समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, पर्यावरण हितैषी मूल्य व जिम्मेदार आदतों का विकास करना। ऑप्शन सी, परिभाषाएं रटवाना और सूचियों याद करवाने पर मुख्य निर्भरता रखना। ऑप्शन डी, स्थानीय ज्ञान कहानियाँ और सरल परियोजनाओं का समेकन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिभाषाएं रटवाना और समुच्चय याद करवाने पर मुख्य निर्भरता रखना। क्यों? यही क्यों होगा? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य से असंगत विकल्प परिभाषाएं रटवाना और सूची याद करवाना। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य जिज्ञासा, अवलोकन, समस्या समाधान और पर्यावरण हितैषी व्यवहार विकसित करना होता है, न कि सिर्फ रटने पर निर्भर रहना। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? खेतों में चरती गाय भैंस के पास मैना अक्सर क्यों देखती है? क्या कहता है? खेतों में चरती गाय भैंस के सामने मैना अक्सर क्यों देखते हैं? ऑप्शन ए, मैना केवल पशुओं की छाया पसंद करती है। ऑप्शन बी, पशु मैना को बचे हुए चारे से खिलाते हैं। ऑप्शन सी, पशु घास हिलाते हैं तो कीट ऊपर आते हैं और मैना उन्हें खा लेती है। मैना को भोजन पशुओं को कम कीट। ऑप्शन डी, मैना पशुओं को पानी तक ले जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशु घास हिलाते हैं तो कीट ऊपर आते हैं और मैना उन्हें खा लेती है। मैना का भोजन पशु को कम कीट है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं अब। कक्षा 3 की ईवीएस इकाई में पड़ोस के संसाधनों को जानना है, सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? क्या कहता है? कक्षा 3 के बच्चों को पड़ोस की इकाई को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा?
ऑप्शन ए गाइड बुक से संसाधन की परिभाषाएं लिखवाना। ऑप्शन बी पड़ोस भ्रमण, महत्वपूर्ण श्लोक का मानचित्र बनाना या सहायता कर्मियों से साक्षात्कार व निष्कर्ष प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी अतिरिक्त पाठ पढ़कर उत्तर नकल कराना। ऑप्शन डी केवल स्लाइड व्याख्यान देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पड़ोस भ्रमण, महत्वपूर्ण स्थानों का मानचित्र बनाना, सहायता कर्मियों या से साक्षात्कार व निष्कर्ष प्रस्तुत करना। क्योंकि कक्षा 3 के बच्चे जो होते हैं वह छोटे होते हैं और उनको पड़ोस के बच्चों से पड़ोस में भ्रमण करवा कर या महत्वपूर्ण स्थानों का मानचित्र दिखाकर या सहायता कर्मियों के से मिला जुला कर उसको ईवीएस की पाठ हम पढ़ा सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। वाष्पीकरण और क्वथन का सही अंतर कौन सा है? क्या कहता है क्वेश्चन? वाष्पीकरण और क्वथन का सही अंतर कौन सा है? ऑप्शन है दोनों केवल क्वथनांक पर होते हैं। ऑप्शन बी वाष्पीकरण सतह से किसी भी तापमान पर या क्वथन निर्धारित ताप पर पूरे द्रव में, या ऑप्शन सी क्वथन शांत और वाष्पीकरण तीव्र होता है। ऑप्शन डी वाष्पीकरण गैस से द्रव, क्वथन द्रव से ठोस बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाष्पीकरण सतह से किसी भी तापमान या क्वथन निर्धारित ताप पर पूरे द्रव में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? यदि एक अभिवाहक का जीनोटाइप यानी IA रक्त समूह A है और दूसरे का IB रक्त समूह B है तो बच्चे के कौन कौन से रक्त समूह संभव है? ऑप्शन ए केवल A और B, ऑप्शन बी केवल AB और 0, ऑप्शन सी केवल AB और A या B, A, B और AB, ऑप्शन डी A, B, AB और 0। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी A, B, AB और 0। यदि एक माता पिता IA यानी I और दूसरे IB यानी I के जीनोटाइप वाले हैं तो संतान के 4 संभव जीनोटाइप बनते हैं। IA, IB रक्त समूह AB यानी दूसरा IA I यानी A या IB यानी B, II यानी O। चारों रक्त समूह A, B, AB, और 0 संभव है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। उल्कापिंड क्या है? उल्कापिंड क्या है? ऑप्शन ए वह चट्टान जो अभी अंतरिक्ष से घूम रही है, वायुमंडल में प्रवेश नहीं किया। या ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में जलती चट्टान से दिखने वाली चमकीली लकीर। ऑप्शन सी वह खंड जो वायुमंडल से गुजरकर पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है। ऑप्शन डी वह तारा जो वर्ष में एक बार फटता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वह खंड जो वायुमंडल से गुजरकर पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ईवीएस में प्राथमिक बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आकलन के साक्ष्य पाने की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? क्या कहता है क्वेश्चन? ईवीएस में प्राथमिक बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आकलन के साक्ष्य पाने की सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? ऑप्शन ए लंबे अंत सत्रीय प्रश्न पत्र। ऑप्शन बी थिंक पेयर शेयर के साथ त्वरित एग्जिट स्किल और शिक्षक के अवलोकन नोट्स। ऑप्शन सी केवल मानसिक मौखिक साक्षात्कार। ऑप्शन डी प्रतिदिन भारी होमवर्क वर्कशॉप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? सर्द सुबह घास पर बूंद बिना वर्षा के भी दिखती है, इसका मुख्य कारण कौन सी है? क्या कहता है क्वेश्चन? सर्द के मौसम में घास पर बूंद बिना वर्षा को भी दिखती है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी वर्षणन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी संघनन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संघनन। क्यों? क्योंकि सर्द के समय सुबह घास पर दिखाई देने वाले बूंद जो होता है मुख्य कारण संघनन से होता है। रात में ज़मीन और पत्तियां ठंडी हो जाती है और हवा में मौजूद जलवाष्प जब ठंडी सतह से टकराती है तो वह बूंदों के रूप में संघनित हो जाते हैं। इसी को ओस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखते हैं। बोनी या उच्च उपज गेहूँ किस्में या सिंचाई का प्रसार या रासायनिक उर्वरक और सरकारी खरीद का व्यवस्था 1960 के दशक का यह पैकेज किसका उद्भव है? ऑप्शन ए ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी ब्लू रेवोल्यूशन या मत्स्य, ऑप्शन सी कृषि से हरित क्रांति, ऑप्शन डी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि से हरित क्रांति। क्योंकि 1960 में बोनी उच्च उपज गेहूँ किस्मों, तीव्र सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और सुनिश्चित खरीद की व्यवस्था का समेकित पैकेज भारतीय कृषि में हरित क्रांति कहलाता था। इसका मुख्य उद्देश्य था अनाज उत्पादन में तीव्र वृद्धि कर देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? एक अंडा ताज़े पानी में डूब जाता है लेकिन सघन नमक घोल में तैरता है। इसका सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है? क्या कहता है? एक अंडा ताज़े पानी में डूब जाता है लेकिन संघनन नमक के घोल में तैरता है। इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए नमक के घोल में अंडे का घनत्व बढ़ जाता है, ऑप्शन बी ताज़े पानी का घनत्व नमक घोल से कम होता है, ऑप्शन सी नमक घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से कम हो जाता है, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। क्योंकि एक अंडा ताज़े पानी में डूब जाता है और पानी में घने नमक घोल में तैरता है क्योंकि तरल का सापेक्ष घनत्व महत्वपूर्ण होता है और ताज़े पानी का घनत्व अंडे के अपेक्षाकृत बराबर या कम होने पर अंडा डूबता है। नमक मिलाने से पानी का घनत्व बढ़ जाता है और जब द्रव का घनत्व अंडे से अधिक हो जाता है तो उसे ऊपर धकेलने वाली बोझ जैसी बढ़ती है और अंडा तैरने लगता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। रेफ्रिजरेशन भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित क्यों रखता है? रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज भोजन को अधिक देर तक सुरक्षित क्यों रखता है? ऑप्शन ए कम तापमान सभी सूक्ष्मजीवों को तुरंत मार देता है, ऑप्शन नंबर बी ठंडी हवा भोजन के पोषक तत्व निकाल देती है, ऑप्शन सी कम तापमान सूक्ष्मजीवों की वृद्धि और एग्जाम गतिविधियों की धीमी करता है जिससे खराब कम होना देर तक होता है, ऑप्शन नंबर डी बर्फ के कण भोजन में परिरक्षक मिला देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कम तापमान सूक्ष्मजीवों की वृद्धि और एग्जाम गतिविधि को धीमी करता है और जिसे खराब देर से होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? मानव में प्लाज्मोडियम के संबंध में सही कथन कौन सा है? क्या कहता है? मानव में प्लाज्मोडियम के संबंध में सही कथन कौन सा? ऑप्शन है स्पोरोजोइट पहले लाल रक्त कोशिकाओं में जाते हैं फिर यकृत में, ऑप्शन बी यकृत से मुक्त हुए मेरोजोइट लाल रक्त कोशिकाएं को संक्रमित कर वही गुणित होते हैं, ऑप्शन सी परजीवी पूरे संक्रमण में केवल यकृत में रहता है, ऑप्शन डी यह श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला छोटा कीड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यकृत में मुक्त हुए मेरोजोइट लाल रक्त की कोशिकाओं को संक्रमित कर वही गुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ईवीएस में लोकगीत, कहानी और भूमिका अभिनय का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कि ऑप्शन ए केवल गृह कार्य कम करना, ऑप्शन बी बिना सीखने के लक्ष्य को मनोरंजन करना, ऑप्शन सी अवधारणाओं को संस्कृति से जोड़ना, प्रकृति के प्रति मूल्य कल्पनाशीलता व सहानुभूति विकसित करना, ऑप्शन डी फील्ड विजिट को पूरी तरह बदलना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधारणाओं को संस्कृति से जोड़ना, प्रकृति के प्रति मूल्य कल्पनाशीलता और सहानुभूति विकसित करना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आरवल तले हुए मीठे स्नैक्स और सोडा अधिक लेता है। मीरा अक्सर हरी पत्ती सब्जियां, दाल जैसे लोह समृद्ध भोजन नहीं खाती। वे क्रमशः किन स्थितियों में अधिक जोखिम में हैं? ऑप्शन ए स्थूल और एनीमिया, ऑप्शन बी एनीमिया और स्थूलता, ऑप्शन सी क्वाशियोरकर और रतौंधी, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप और रिकेट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थूलता और एनीमिया। क्योंकि आरलव जो तली मीठी चीज़ें व सोडा अधिक लेता है और मीरा जो लोह समृद्ध खाने से बचती है, उनके लिए क्रमशः सबसे संभावित स्थितियाँ स्थूलता और एनीमिया, क्योंकि अत्यधिक शर्करा व वसा अधिशेष बनाते हैं, जिससे शरीर में वसा संचय और वजन बढ़ाता है, लंबे समय में मेटाबॉलिक रोगों का जोखिम बढ़ाता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में बच्चों को बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारकों की खोज सबसे अच्छी तरह कैसे करवाई जा सकती है? क्या कहता है क्वेश्चन? प्राथमिक कक्षा में बच्चों को बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारकों की खोज सबसे अच्छी तरह कैसे करवाई जा सकती है? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के चरणों की व्याख्या करना, ऑप्शन बी अंकुरण के चरणों का वीडियो दिखाना, ऑप्शन सी नियंत्रित प्रयोग करवाना, या 2 ट्रे में बीज केवल पानी या प्रकाश को बदलना, प्रतिदिन अवलोकन व अभिलेखन, ऑप्शन डी कार्यपत्रक देकर बीज के भागों को चिन्हित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित प्रयोग करना, 2 ट्रे में बीज केवल पानी प्रकाश को बदलना, प्रतिदिन अवलोकन व अभिलेखन करना। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25? ऋतु के विद्यालय में शून्य अपशिष्ट कक्षा यानी परियोजना शुरू की गई। छात्रों को कक्षा में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे को अलग अलग डिब्बों में डालने को कहा गया। 1 सप्ताह बाद कक्षा में जमा कचरा इस प्रकार पाया कि डिब्बा ए में फलों के छिलके, प्रयोग किया हुआ कागज़, चाय की पत्तियाँ, पेंसिल की कतरन, और डिब्बा बी में प्लास्टिक रैपर, डिस्पोजेबल पेन, टूटी प्लास्टिक रबर, रूलर, फाइल पैकेट। और उपयुक्त कचरे के आधार पर सबसे उचित निष्कर्ष क्या है? ऑप्शन ए क्या कहता है? डिब्बा ए में गैर जैविक अवक्रमणीय कचरा है और डिब्बा बी में जैव अवक्रमणीय कचरा। ऑप्शन नंबर बी, डिब्बा ए में पूर्ण चक्रण योग्य कचरा और डिब्बा बी में खतरनाक कचरा। ऑप्शन सी, डिब्बा ए में जैव अवक्रमणीय कचरा और डिब्बा बी में गैर जैव अवक्रमणीय कचरा। ऑप्शन डी, डिब्बा ए और डिब्बा बी दोनों में केवल पुनः उपयोगी होने वाली वस्तुएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डिब्बा ए में जैव अवक्रमणीय कचरा है और डिब्बा बी गैर जैव अवक्रमणीय कचरा। क्योंकि जीरो वेस्ट क्लासरूम परियोजना में दिए गए कचरे में वितरण के आधार पर सबसे उचित निष्कर्ष यह है कि ए में जैव अवक्रमणीय कचरा और डिब्बा बी में गैर जैव अवक्रमणीय कचरा अच्छे जैसे में फल, छिलके, चाय पत्तियाँ और पेंसिल कतरन समय के साथ सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वे जैविक हो। दूसरी ओर प्लास्टिक रैपर और प्लास्टिक के वस्तुएं फनल जैसे विघटित नहीं होते और पर्यावरण प्रदूषित करते हैं। तो यह अभ्यास छात्रों को कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण को समझाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भोजन खराब होना विषय को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए?
क्या कहता है, एक टॉपिक है भोजन खराब होना, उस विषय को, उस सब्जेक्ट को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल पुस्तक से परिभाषाएं पढ़ाना। ऑप्शन बी बच्चों को खराब भोजन के द्वारा उदाहरण दिखाकर परिवर्तन समझाना। ऑप्शन सी कारणों को रटवाना। ऑप्शन सी डी वास्तविक उदाहरणों से बचाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को खराब भोजन के उदाहरण दिखाकर परिवर्तन समझाना। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। निम्न गतिविधियों में कौन सी पर्यावरण अध्ययन में उचित नहीं है? क्या कहता है, निम्न गतिविधियों में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन में उचित नहीं है? ऑप्शन ए पक्षियों को दूर से देखकर नोट्स बनाना। ऑप्शन बी स्कूल उद्यान में पौधों को पानी देना। ऑप्शन सी तितली पकड़कर उन्हें जार में बंद करना। ऑप्शन डी जानवरों को चित्र बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तितली पकड़कर उन्हें जार में बंद करना। ये पर्यावरण अध्ययन में उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। उद्यान के शैक्षणिक भ्रमण के दौरान सार्थक गतिविधि क्या है? क्या कहता है क्वेश्चन? उद्यान यानी गार्डन के शैक्षिक भ्रमण के दौरान सबसे सार्थक गतिविधि क्या होगी? ऑप्शन ए बच्चों को केवल बगीचे में घूमने के लिए कहना। ऑप्शन बी बच्चों को पौधे का अवलोकन करें नोट्स बनाने के लिए कहना। ऑप्शन सी बच्चों को छपे हुए नोट्स रटने देना। ऑप्शन डी बच्चों को कुछ भी न छूने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को पौधे के अवलोकन करने और नोट्स बनाने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। रेखा रोजाना चूल्हे पर खाना बनाती है और उसे आँखों में जलन तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि रेखा रोज चूल्हे में खाना बनाती है जिससे उसके आँख में जलन होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए धुएं में मौजूद कार्बन कण। ऑप्शन बी चूल्हे की अधिक गर्मी। ऑप्शन सी भोजन के मसाले। ऑप्शन डी खाना बनाते समय हवा का नम होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धुएं में मौजूद कार्बन कण, क्योंकि लकड़ी व उपलों का अपूर्ण दहन कणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है और फेफड़ों व आँखों में जमा होकर जलन, खांसी और सांस फूलने की जैसी समस्या पैदा करती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? क्या कहता है क्वेश्चन? प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को रटकर सिखाना। ऑप्शन बी प्रत्यक्ष अवलोकन और सक्रियता गतिविधियों के माध्यम से सिखाना। ऑप्शन सी केवल शिक्षक के व्याख्यान से सीखना। ऑप्शन डी केवल गृह कार्य के माध्यम से सिखाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष अवलोकन और क्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से सिखाना। तो आज भी हम क्वेश्चन 30 कर लिए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि प्रैक्टिस बना रहे। अगर आप इससे पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं ईवीएस का लेक्चर 1 तो वो भी देख लीजिएगा, और CDP का भी लेक्चर हम डाल चुके हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।